सो हे गाइस, माय नेम इज़ प्रियांशु बरेले और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स मैंने यूज़ की थी अपने नीट प्रिपरेशन के ड्यूरिंग। और सेकंड में आपको बताऊंगा जो यूट्यूब पे उम्मीद सीरीज़ डली है जो कि नीट 2021 के लिए थी, उसका अपन क्या बेनिफिट ले सकते हैं फास्ट रिवीजन के लिए। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा कि बोर्ड्स को नीट के साथ कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि मैं खुद एक फ्रेशर हूँ। तो और लास्ट में आपको बताऊँगा जो मेरा कोचिंग मॉड्यूल था उसने मुझे कैसे हेल्प किया, क्योंकि ऐसा मैं मानता हूँ ये कोचिंग मॉड्यूल्स मेरे लिए एकदम परफेक्ट था, क्योंकि मैंने इसी से सारे क्वेश्चन लगाए हैं फिजिक्स के लिए। मैं सबसे पहले बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ। और बायोलॉजी में जैसा सबको पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और क्या पढ़ना होता है। तो सबसे पहले जैसे ये जो 12th की बायोलॉजी की बुक है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा था बायोलॉजी के अंदर। ये देख सकते हैं, हर एक कोई भी अगर आप कोई भी रैंडम पेज खोलेंगे तो आपको अंडरलाइंड ही मिलेगा आपको, क्योंकि एकदम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से ही आता है। एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आता है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ। और अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे एकदम लाइन टू लाइन करके तो शायद ही आपके 320 से कम आने वाले हैं, चाहे कैसा कठिन सा पेपर आ जाए। तो ये 12th की बायोलॉजी थी। और 12th के बाद ये 11th की बायोलॉजी। आपको इसमें भी हर एक पेज अगर आप कोई भी रैंडम खोलेंगे आपको एकदम कलरफुल ही मिलेगा, मेरा हाईलाइटेड किया हुआ और पेंसिल्स के मार्क्स के साथ। तो अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे हर एक लाइन, तो बायोलॉजी के अंदर और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और मैंने भी कुछ नहीं पढ़ा था इन दो बुक्स के अलावा। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो मेरे कोचिंग के मॉड्यूल थे उनको आप क्वेश्चन लगाएं, एनसीईआरटी पढ़ें। कोचिंग के मॉड्यूल्स में भी अब तो हो गया कि एनसीईआरटी बेस्ड ही सब कुछ कर दिया है, पहले बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हुआ करता था। तो लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एनसीईआरटी से ही पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी से अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो आपके ब्रेन में एक फोटोग्राफिक मेमोरी बन जाएगी और नीट के अंदर क्वेश्चन आने तो वो लाइन। सेकंड अपना आता है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, जिसके अंदर फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। और तीनों के लिए आपको डिफरेंट अप्रोचेस के साथ ही काम करना पड़ेगा, तभी आप केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री में मैं यही मानता हूँ जो आपके क्लास टीचर हैं वो जो आपको नोट्स बनवा रहे हैं, और साथ साथ जो नोट्स बनवाते टाइम आपको जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं क्लास के अंदर और जो वर्कशीट दे रहे हैं उसको आप वर्कशीट को आप रेगुलरली करेंगे और नोट्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्लास टीचर के नोट्स पे, इंस्टेड ऑफ रीडिंग एनसीईआरटी। क्योंकि एनसीईआरटी से आपको फिजिकल केमिस्ट्री में उतना कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री में जो सॉल्ड एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी के अंदर जो पिंक बॉक्सेस से हैं उनको आप नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर आप उनको छोड़ेंगे तो शायद आप बाद में आके रिग्रेट करेंगे, अरे यार ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। क्योंकि हर साल मैं देख रहा हूँ, नीट 2021 के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था वो वेवलेंथ करके को, जिसका आंसर 290 नैनोमीटर समथिंग था। तो एकदम डायरेक्ट एनसीईआरटी से था। और इस बार भी काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी के सॉल्ड एग्जाम्पल से आए हैं, जो कि चैप्टर के ड्यूरिंग बीच बीच में रहते हैं पिंक बॉक्सेस से। तो बैक एक्सरसाइज को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ये इसको आपको नहीं छोड़ना है। तो इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं, और मैंने बैक एक्सरसाइज मैंने बिल्कुल नहीं करे थे, मैंने सिर्फ इंटेक्स क्वेश्चन ही पढ़े थे और उनमें से काफ़ी रिपीट भी हुए हैं। और सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री के बाद रहता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब मुझे लास्ट में रियलाइज़ हुआ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ कॉन्सेप्चुअल नहीं होता है। कॉन्सेप्चुअल के नाम पे जो केमिकल बॉन्डिंग है और एक दो चैप्टर होते हैं उनमें ही थोड़ा कॉन्सेप्ट रहता है, बाकी जो बचता है सब रटने वाला ही टॉपिक बचता है। और जब ये चीज़ मुझे पता पड़ गई तो जैसा मैंने बायोलॉजी की एनसीईआरटी में पढ़ा था वैसा ही मैंने एकदम इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़ा है, हाईलाइट करके। आप कोई सा भी अगर पेज देखेंगे तो आपको ऐसे ही हाईलाइट मिलेगा एकदम बायोलॉजी की तरह। तो अगर आप भी ऐसे पढ़ेंगे जैसे मेरा ये पी ब्लॉक का है, तो एक एक लाइन से क्वेश्चन आ सकता है और इस साल भी आया है। एक भी लाइन को आपको छोड़ना नहीं है ये सोच के कि ये लाइन कम इंपॉर्टेंट है, ये नीट के अंदर नहीं आ सकती है, क्योंकि कुछ भी आ सकता है नीट के अंदर एनसीईआरटी की एक एक लाइन इनऑर्गेनिक के अंदर। अब लास्ट में आता है इनऑर्गेनिक के बाद ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में आपको टीचर के नोट्स और एनसीईआरटी का कंबाइनली पढ़ना पड़ेगा, मतलब आधा उसको कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक और फिजिकल में आप सेपरेटली ये फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक मैं मानता हूँ कॉन्सेप्चुअल भी होता है, याद करने वाला भी होता है। और ऑर्गेनिक में जो लास्ट के चैप्टर हैं पॉलीमर्स ये सब वगैरह, तो डेफिनेटली ये तो आपको प्योरली एनसीईआरटी से पढ़ने पड़ेंगे। पॉलीमर हो गया, बायोमोलिक्यूल हो गया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो ये तो आपको प्योरली इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी की तरह ही याद करने होंगे। बाकी जो बचता है वो आप टीचर के नोट्स भी देख लें, फिर एनसीईआरटी पढ़ लें। और ऑर्गेनिक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं एनसीईआरटी के अंदर वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, उनकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लें। अपने जो कोचिंग मॉड्यूल हैं उनसे भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, और जो वो हैं एनसीईआरटी के अंदर उसके क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लें, चाहे वो सॉल्व हो या फिजियोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया। अब इन सब के बाद आता है फिजिक्स। तो फिजिक्स में तो सबको पता है कि क्लास में जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसके नोट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, और जो वो वर्कशीट के फॉर्म में न्यूमेरिकल्स वगैरह प्रैक्टिस को दे रहे होते हैं वो आपको करना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट वही रहता है आपके लिए। लेकिन जो मेरा मानना है, अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी सही रहेगा,
और पर्सनली मैं बताऊँ, मैंने 11th की एनसीईआरटी फिजिक्स के लिए बिल्कुल एकदम अनटच्ड थी, लेकिन क्लास 12th में जब बोर्ड्स थे तो बोर्ड्स के लिए मैंने ये एनसीईआरटी को काफ़ी पढ़ा था, इन दोनों एनसीईआरटी को पार्ट 1 पार्ट 2 में। अब एनसीईआरटी को पढ़ना मतलब बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह पढ़ना नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। एनसीईआरटी को पढ़ना मतलब होता है जो आपको लाइन इंपॉर्टेंट लग रही हैं, अगर आप उन्हें हाईलाइट कर लेंगे और बाद के लिए अगर आप उन्हें याद करने की कोशिश करेंगे बार बार जब भी आप चैप्टर पढ़ना चाहें, तो उसको कहते हैं अपन पढ़ना। जैसे मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल के लिए ले लेता हूं कैपेसिटर चैप्टर। तो जैसे कि कैपेसिटर चैप्टर में हर चीज़ आपको नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वही आपको पढ़ना है। जैसे नीट 2021 के अंदर भी डाइलेक्ट्रिक के ऊपर क्वेश्चन आ गया था, तो ये कहाँ से आता है, ये थ्योरी बेस्ड ही आया था। जो इम्पोर्टेंट है वो, जैसे डाइलेक्ट्रिक के ये आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह एग्जांपल वगैरह दिख रहे होंगे, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन को अगर आप हाईलाइट कर लेंगे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। और यही बात रही, जो इम्पोर्टेंट आपको फार्मूले लग रहे हैं या इंपॉर्टेंट लाइन लग रही हैं, उनको भी अगर आप हाईलाइट कर लेंगे उतना ही काफ़ी रहेगा, पूरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है एनसीईआरटी के अंदर जो सवाल दिए गए हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि और मैं अभी भी कह रहा हूँ जो नीट 2023 के अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं वो इसी किताब से आने वाले हैं, क्योंकि ये एकदम श्योर हो चुका है 2020, 2021 और 2022 से। और इस साल भी जैसे कैपेसिटर की मैं बात कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन है, आप लोगों ने पेपर के अंदर देखा ही होगा सेक्शन बी में, तो ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से ही आया है, मतलब कहीं बाहर से नहीं था। तो आपको बिल्कुल भी बाहर वाली किताबें पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और मैंने मतलब जब 11th में था तो मैं इतना जानता नहीं था, तो मैंने ये एचसी वर्मा ले ली थी और मैंने इससे काफ़ी कम पढ़ाई करी है, तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा ये आप खरीदें। आपको खरीदें, जो मेरे कोचिंग मॉड्यूल थे उसने मुझे कैसे हेल्प किया, क्योंकि वो मैं ऐसा मानता हूँ ये मेरे लिए एकदम परफेक्ट थे। तो जैसे ये है, तो और इस कोचिंग मॉड्यूल में जो भी कंटेंट है वो हमारे टीचर ने बनाया था, उनका नाम है मयंक शर्मा सर, जो जहाँ पर मैं ऑफलाइन कोचिंग जाया करता था मास्टरमाइंड क्लासेस में। तो इस मॉड्यूल में सबसे खास बात जो मुझे लगी थी कि इसमें अगर आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो उस टॉपिक को सर पढ़ा देते थे, उसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल होते थे, उनको क्लास में डिस्कस करते थे और कुछ डाउट है तो पूछ लिया करते थे। और उसके बाद सर एक वर्कशीट देते थे जो पूरी तरीके से हमारे ऊपर हैंडओवर थी, और उस पूरी वर्कशीट को हमें करके लाना होता था, और अगले दिन अगर नहीं आ रहा है तो सर उनके सॉल्यूशन भी बताते थे। ऐसे ऐसे चलते जाते थे चैप्टर, और मैंने सारे क्वेश्चंस करे थे वर्कशीट के। और फिर लास्ट में एक कंबाइंड टाइप का पीछे बहुत से क्वेश्चन होते थे, और रियलिटी बताऊं, पीछे जो जितने सारे बहुत से क्वेश्चन होते थे उनमें से मैंने बहुत कम क्वेश्चन कर पाता था, क्योंकि अगले चैप्टर के बाद अगला आ जाता था, उसकी वर्कशीट भी होती थी। तो लेकिन मैंने करे थे, लेकिन उसके बाद जो पीवाईक्यू वाला सेक्शन होता था इसके अंदर, तो वो मैंने सारे करे थे, क्योंकि पीवाईक्यू को छोड़ने की रिपीट के लिए उम्मीद सीरीज़ थी 2021 के लिए चली थी, उसका आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि उस सीरीज़ से बहुत से सिलेक्शन हुए थे नीट 2021 के अंदर, और वो काफ़ी हेल्पफुल थी मेरे लिए, क्योंकि मैंने फिजिक्स में स्पेशली उसके लिए एक डायरी भी बनाई थी। और हुआ क्या था, जैसे जब वो सीरीज़ चल रही थी, मैं 12th की स्टार्टिंग कर रहा था और उस टाइम 11th का कोर्स चल रहा था, अलग सर पढ़ा रहे थे फिजिक्स, तो मैंने उसका पूरा एकदम शॉर्ट फॉर्म में एक छोटी सी नोटबुक बनाई थी, और शॉर्ट फॉर्म में जो भी सर इंपॉर्टेंट बताते थे, मतलब पूरी थ्योरी नहीं छापता था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेता था, इंपॉर्टेंट फार्मूले लिख लेता था। साइड में आपको दिख भी रहा होगा, वो नोटबुक टाइप बनाई थी मैंने, और वो काफ़ी हेल्पफुल थी मेरे लिए। और केमिस्ट्री मैंने उतना यूज़ नहीं करी, लेकिन बायोलॉजी में जो तरुण सर ने पढ़ाया था बॉटनी के अंदर, तो मैं क्या करता था, उनका एक वीडियो ले लेता था, खोल लेता था और 2x की स्पीड पे चला लेता था, और सामने एनसीईआरटी रखता था और वो बोलते जाते थे, मैं सुनता जाता था, और काफ़ी जल्दी वो मुझे रिकॉल हो जाता था। ये मेरा बॉटनी के लिए था। और जूलॉजी के लिए अगर आप चाहें तो एमडी सर से भी पढ़ सकते हैं, उम्मीद में सारे फ्री में लेक्चर डाले हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए स्पेशली अगर आपको पढ़ना है तो पंकज सर पे सब जो 12th वाले बच्चे देख रहे हैं जो इस ईयर 12th में और 2023 भी साथ में देने वाले हैं, तो उनके मन में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि ये 12th बोर्ड को और नीट को कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि 12th वाले बच्चों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं कि प्रैक्टिकल भी साइड में चल रहे हैं और मॉक टेस्ट भी देना है, और उसी टाइम, और मैं अपना बताऊं तो मेरे जब बोर्ड्स के एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे वो 2 जून को ख़त्म हुए थे, फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम था, और 17 जुलाई को पेपर था, तो 40 डेज़ थे, तो अच्छा गैप था, इतना ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन इस ईयर क्या पता उतना गैप आपको नहीं मिल पाए इन दोनों के बीच में। तो आपको करना कुछ नहीं है कि अगर आपको सिर्फ शुरुआत से बोर्ड के लिए तो फोकस करना ही नहीं है, सबसे सिंपल लॉजिक यही है, क्योंकि मैंने खुद ऐसा किया था, बोर्ड्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी नीट के लिए पढ़ रहे हैं तो आप उसी के लिए पढ़ते रहें, कोई बोर्ड्स के लिए करना नहीं है। क्योंकि अगर आप एक हफ्ते पहले भी अगर वो क्वेश्चन देख लेंगे कि क्वेश्चन को कैसे राइट करना है, लिखना है, वो फॉर्मेट देख लेंगे, तो वो आपके लिए मोर देन इनफ है। क्योंकि अगर आप नीट के लिए पढ़ रहे हैं तो यानी आपको सारी नॉलेज तो पता है, ये ऐसे होता है, बस आपको देखना है क्वेश्चन लिखना कैसे है। अब बात आती है फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश की, तो इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन, सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन मैंने अपने एग्ज़ाम से 15 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करी थी, और प्योरली मैंने यूट्यूब से पढ़ी थी और 15 दिन पहले स्टार्ट करना शुरू की थी। और
फिज़िकल एजुकेशन के अंदर ही मैंने 99 यानी सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करे थे। रीज़न उसका ये है कि आपको ज़रूरी नहीं है कब से पढ़ रहे हैं फिज़िकल एजुकेशन, आप लास्ट टाइम में भी पढ़ेंगे तो भी आप काफ़ी अच्छे स्कोर कर देंगे, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो काफ़ी हल्के होते हैं, उनमें आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। इंग्लिश हो गया, फिज़िकल एजुकेशन, सेम आप इंग्लिश के लिए करेंगे। तो बोर्ड्स का प्रेशर बिल्कुल मत लें, अगर आप प्रेशर लेंगे तो नीट पे इफ़ेक्ट आ सकता है। अपनी पूरी तैयारी नीट पे रखें, बोर्ड्स अपने आप से ही हो जाएगा, रियलिटी यही है। और बोर्ड्स में आपकी जो भी परसेंटेज आती है वो कभी भी मैटर नहीं करती है, लेकिन अगर आप फ्री माइंड से बोर्ड्स को भी देंगे तो काफ़ी अच्छी परसेंटेज